नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस दीर्घोत्तरीय, तिलकोत्तरीय और लघुत्तरीय में भी पूछे जाते हैं, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी होती तो भी आते हैं। यानी कि यह लेक्चर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलू को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको क्या पढ़ना होता है? तो आपको पढ़ना होता है भैया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में। आपको जानना होता है कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो रही है वो कैसी रही है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया एक प्रकार से भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती, भारत जब आज़ाद होता है, उत्तर औपनिवेशिक जिसको भारत बोलते हैं, उस दौरान की चीज़ों के बारे में। मैंने आपको जब चैप्टर में डिस्कस कर रहा था, चैप्टर मेरे मतलब सिलेबस मेरे हाथ में है, तो सिलेबस जब मैं डिस्कस कर रहा था महोदय, तो मैंने आपको बताया था कि पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम में सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। ये चैप्टर नंबर 1 था, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से हम। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी एक प्रकार से लास्ट में मैंने रखा है, तो वो भी मैं एक प्रकार से लगाऊंगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले सबसे पहले हम भूमिका को समझ लेते हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र के गुण दोष क्या हैं। जब एक प्रकार से लोकतंत्र के गुण दोषों को विवेचन कर लेंगे, उसके बाद में हम ये भी बताएंगे कि लोकतंत्र के गुण और दोष के अलावा लोकतंत्र क्यों इतना फेमस है। जब लोकतंत्र में उसकी क्वालिटी भी है और उसके दोष भी हैं, लोकतंत्र में कई सारे एक प्रकार से हानियाँ भी हैं लोकतंत्र की, लेकिन आज अधिकांश देश लोकतंत्र को ही फॉलो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो भारत ये संदर्भ में आपको पता चल जाएगा कि भारत ने उसको क्यों अपनाया। चूंकि लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है, इसीलिए एक प्रकार से, और चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट की कामना शुरुआत से करता रहा, भारतीय संविधान का एक प्रकार से जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमेशा से यही कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य यानी देश जो होगा वो एक प्रकार से अपने जनता को सुखी रखने का प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान का एक प्रकार से जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो कहती हैं। तो बिल्कुल ये एक प्रकार से जरूरी है कि भाई भारत में लोकतंत्र तो होगा ही। समझें लोकतंत्र के बारे में, सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोकतंत्र संवैधानिक शासन की पर्याय बन चुका है। यानी कि अगर किसी देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब है वहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग शासन होता है। यहाँ तक कि अधिनायकवादी सरकारें, मतलब जहाँ पर शासन जो होता है एक प्रकार से वो राजा महाराजा या आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग होता है, वो सरकारें भी स्वयं को लोकतंत्र ही कहना चाहती हैं। लोकतंत्र अब जो है समाज की एक व्यवस्था बनकर के मानव जीवन से जुड़ चुका है। लोकतंत्र एक प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ाता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश लोकतंत्र के बिना सामाजिक, आर्थिक और ऐसे राजनीतिक कई प्रकार की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको आर्थिक उन्नति करनी है, आपको सामाजिक उन्नति करनी है, समाज में एक प्रकार से बदलाव लाना है, अर्थतंत्र में बदलाव लाना है, रुपए पैसे खूब कमाने हैं, तो आपको लोकतंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र जो होता है किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को एक प्रकार से प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो ये रही लोकतंत्र। इसीलिए हर एक देश, चूँकि हर एक देश चाहता है हमारी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो, इसीलिए हर एक देश एक प्रकार से लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, और लोकतंत्र को अपनाने की प्रक्रिया को ही लोकतंत्रीकरण कहते हैं। अब भारत चूँकि जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से ही संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ। संविधान में अलग अलग जगहों से लोग आए। अब संविधान सभा का चुनाव भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के तहत ही हुआ। तो भारत भी एक प्रकार से ऐसे चीज़ों को अपनाया जो एक प्रकार से सभी देश अपना रहे थे, या जिसकी विशेषताएं ठीक ठाक थीं। लगभग कई देशों के संविधान को पढ़ा संविधान निर्माताओं ने, उसके बाद में संविधान का निर्माण किया। तो चूंकि उस समय सबसे बेस्ट, या अब भी वर्तमान में भी लोकतंत्र ही सबसे प्रासंगिक व्यवस्था है किसी भी देश को शासन चलाने के लिए, या एक प्रकार से जनता और देश दोनों या सरकार दोनों के लिए एक प्रकार से समन्वय की एक सरकार होती लोकतंत्र की। लोकतंत्र की परिभाषा समझते हैं। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, और
लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली ग्रीक भाषा एक होती है, ग्रीक भाषा, ठीक है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेमोस। तो डेमोस शब्द से बनी है एक डेमोस, और एक शब्द है आपका क्रेटिया। तो ये दो शब्द हैं जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका डेमोस, ठीक है, और दूसरा शब्द है क्रेटिया। तो डेमोस और क्रेटिया से मिल करके बना है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोस से बना डेमो और क्रेटिया से बना है आपका क्रेसी, और इन दोनों के मिलने से बना डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? शासन की शक्ति। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन की शक्ति, यानी कि क्रेटिया मतलब शक्ति, शासन, डेमोस का मतलब होता है शासन, यानी कि शासन की शक्ति को ही डेमोक्रेसी कहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को वह शासन पद्धति कह सकते हैं आप जिसमें जनता शासन में किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो जनता डायरेक्ट शासन कर रही होती है, या फिर जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं, जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और वह प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और शासन चलाते हैं। इसे भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। अब इसको समझते हैं भारतीय संदर्भ में। जैसे कि भारत में लोकतंत्र है, कैसे पता चला? क्योंकि आप लोग वोट देते हैं, हर 5 साल पर चुनाव होता है। अभी एक प्रकार से चुनाव था आपका लोकसभा का। लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो एक प्रकार से हमारे और आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। 10 या 15 लाख के एक प्रकार से जनसंख्या वाले भूभाग पर एक प्रकार से 10 लाख या 15 लाख जो भी एक प्रकार से परिसीमन के तहत होता है। वैसे 10 लाख पहले था, अब थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। तो जो परिसीमन होता है, परिसीमन अभी समझाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि भाई 10 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों के स्थान पर, चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है, देश बड़ा है, इसीलिए 10 लाख लोगों के जगह पर एक व्यक्ति 10 लाख लोगों में से निकलता है, वो सांसदी का चुनाव लड़ता है, और वो व्यक्ति जा करके उस 10 लाख जनता जो होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर? संसद भवन में बैठ करके, कि हमारे एरिया में ये काम नहीं हुआ, इसको करवाना है। तो सांसद का काम वो होता है। तो सांसदी का चुनाव अभी था। हर एक जिले से लगभग 1-2 सीटें आप देखते हैं। जो बड़ा जिला होता है उसमें 2 सीटें हो जाती हैं, जो छोटा होता है उसमें 1 सीटें हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे गोंडा, कैसरगंज, या एक प्रकार से, मैं तो गोंडा, मेरी जो लोकसभा क्षेत्र है वो गोंडा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। उसके मेरे बगल जस्ट जो है थोड़ी दूर पर आप सड़क के उस पार देखें, कैसरगंज एक प्रकार से लोकसभा लग जाती है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह लड़े थे, ठीक है। यहाँ से गोंडा से राजा कीर्तिवर्धन, तो दोनों जीते, हालांकि भाजपा के ही हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक प्रकार से एक ही जिले में आप देखते हैं 2 लोकसभा सीटें भी हो सकती हैं, या 2 जिलों को मिला करके एक लोकसभा सीट भी बनाई जा सकती है, अगर जनसंख्या ठीक ठाक रहेगी तो इसलिए जनसंख्या, जनता जो होती है अपना प्रतिनिधि एक तैयार करती है, और वह प्रतिनिधि उन तमाम जनता की एक प्रकार से बातों को जा करके एक प्रकार से बताता है। रिप्रेजेंटेटर होता है उन सभी जनता का वो पर्सनल व्यक्ति। तो जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, यानी कि एक देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर जनता कम है, छोटा देश है, वहाँ पर डायरेक्ट जनता एक प्रकार से किसी भी मामले में एक प्रकार से अगर कोई संशोधन करना हो तुरंत सड़क पर आती है और संशोधन करती कि भाई ये काम आपने गलत, मतलब ये काम होना चाहिए, ये संविधान संशोधन ऐसे होना चाहिए, सारी जानकारी। तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पर भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, अभी आगे चल करके हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। अब आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोग समझ लेते हैं। पहले विद्वान है भैया अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन जी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। ये बड़ी सिंपल परिभाषा, और ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चंस पूछा आता है, और कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा ना गया हो। तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिए, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है, ठीक है। दूसरे विद्वान आते हैं सीले महोदय की अगर बात की तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यानी लोकतंत्र सरकार का एक रूप होता है, सरकार का एक स्ट्रक्चर होता है, रूप होता है, जिसमें क्या होता है, क्योंकि सरकारें कई प्रकार की होती है, तो लोकतंत्र एक सरकार का रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका भाग होता है सरकार को चलाने में, ठीक है। क्योंकि जब भी संविधान में कोई संशोधन होना होता है तो सांसद जो होते हैं वही वोट देते हैं। अब वो सांसद वोट दिए, 1 वोट, इसका मतलब कि 10 लाख जनता उसको वोट दे रही है, जिसको एक सांसद वोट दे दिया, ठीक है, या जिस मुद्दे पर उसने सिग्नेचर कर दिया। तीसरे विद्वान हैं लॉर्ड ब्राइस बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि हेरोडोटस के समय से ही, हेरोडोटस मतलब कि क्या, हेरोडोटस
ये वो व्यक्ति हैं जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका, बड़ी फेमस पुस्तक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हिस्टोरिका को लेकर के भी पूछा गया पिछली बार। तो हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी? हिस्टोरिका। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। इनके समय से ही जनतंत्र का अर्थ उस शासन पद्धति से समझा जाता है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के हाथों में नहीं होती है, यानी कि कोई विशेष वर्ग या विशेष जो एक प्रकार से लोग, इसको नहीं एक प्रकार से सत्ता उनके पास होगी, वरन समस्त जाति या समस्त जनता के हाथ में, समस्त वर्ग के हाथ में एक प्रकार से क्या होती है? शासन की बागडोर हो सकती है। यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं को अगर एक प्रकार से फॉलो करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। आगे चल करके हम चीज़ों को समझेंगे। चौथे विद्वान आते हैं डायसी। ठीक है, डायसी कहते हैं कि प्रजातंत्र जो होता है शासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर के समस्त सत्ता जनता के बहुत बड़े भाग के हाथों में निहित होती। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का केंद्रीकरण मतलब सत्ता एक हाथों में निहित हो, और सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब होता है सत्ता कई हाथों में एक प्रकार से मतलब सत्ता का बंटवारा किया जाए, सत्ता एक हाथों में निहित ना हो। हालांकि प्रधानमंत्री एक प्रकार से होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाते हैं? सांसद लोग। चुनाव मतलब सांसद लोग एक प्रकार से वोट देते हैं, तब जाकर के एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सांसद लोगों को वोट कौन देता है? जनता देती है। यानी जनता कहीं ना कहीं पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से शामिल रहती है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ पर होता है, जो है एक प्रकार सत्ता कई हाथों में निहित होती है। ठीक है, प्रजातंत्र के भेद समझ लेते। प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है? देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बात एक ही है। तो शासन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रजातंत्र के प्रायः दो भाग होते हैं। पहला है विशुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो स्विट्जरलैंड में है। दूसरा है प्रतिनिधित्व मतलब कि प्रतिनिधात्मक या अप्रत्यक्ष एक प्रकार से लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, तो विशुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है इसके बारे में जाने। तो ये है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वह शासन व्यवस्था होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसमें क्या होता है? संपूर्ण जनता शासन का संचालन करती है, स्वयं सरकार परिषद या सभा में उपस्थित होकर के शासन कार्य में भाग लेती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए इसके कतिपय साधनों का प्रयोग किया जाता रहा है जो अग्रलिखित हैं। कौन कौन से साधन? चूँकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान युग में संभव नहीं है किसी भी देश में। छोटा देश हो तो कम जनसंख्या हो तो वहाँ पर एक प्रकार से जो है प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अब वर्तमान में चूँकि ऐसे छोटे देश रहे नहीं, कई जनसंख्या हो गई है और सभी के मत एक जैसे नहीं होते हैं, अब उसमें खंडन मंडन की प्रक्रिया होगी। लोक निर्णय, उपक्रम, प्रत्यक्ष प्रत्यावर्तन और लोकसभा संग्रह, ये एक प्रकार से ये कुछ साधन है जो कि एक प्रकार से व्यवहारिक बनाने के लिए लोकतंत्र को या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ये चार तरीके का प्रयोग किया जाता रहा है। अब स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बाकी कहीं है नहीं। ठीक है, और दूसरा जो प्रजातंत्र होता है वो होता है प्रतिनिधात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और दुनिया के अधिकतर जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, या जिसको आप प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक शासन में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर के उसका संचालन अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। प्रतिनिधि कौन होते हैं? सांसद होते हैं, ठीक है, विधायक होते हैं। तो ये सब एक प्रकार से क्या होते हैं? ये सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है, बल्कि निर्णय लेने के लिए कई केंद्र होते हैं जो समाज के विविध संघों और संगठनों में पाए जाते हैं। तो ऐसे कई संगठन और कई संघ होते हैं जो कि समाज में पाए जाते हैं। वो भी एक प्रकार से कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है तो उनसे भी परामर्श लेनी पड़ती है, उनके भी सिग्नेचर और उनके भी मत का एक प्रकार से जो है अवलोकन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे केवल जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही एक प्रकार सारा काम नहीं कर सकते हैं, कुछ और भी लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दो होती है। लोकसभा में हम जो चुनते हैं वो प्रतिनिधि आते हैं, और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी विभिन्न क्षेत्रों से भी आते हैं, और कुछ मतलब कि कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो भी एक प्रकार से वोट देते हैं, और कई संस्थाएं होती हैं जो भी एक प्रकार से उसमें सहभागिता निभाती, तब जाकर के कोई संशोधन या कोई परिवर्तन होता है। लोकतंत्र के गुण यानी लोकतंत्र की क्वालिटी को समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष मतलब एक प्रकार से जो डेमोक्रेसी है इसकी क्या क्या क्वालिटी हैं। देखिए, लोकतंत्र जो है वर्तमान युग की सर्वमान्य शासन प्रणाली है। जनतंत्रवाद आज का सर्वप्रतिष्ठित धर्म है, यानी जनता की बात को सुनना, जनता की बात को मानना, जनता का ही शासन होना, ये एक प्रकार से वर्तमान युग में चल रहा है। अधिकांश देश लोकतंत्र को अंगीकृत कर चुके हैं और बड़े बड़े देश भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि
तानाशाह भी लोकतंत्र की भाषा में बात करने लगे हैं आजकल। तो जो भी तानाशाही जो एक प्रकार शासन कर रहे थे वो भी लोकतंत्रवादी विचारधारा को फॉलो करने लगे हैं। किसी भी लोकतंत्र विरोधी मतलब किसी भी लोकतंत्र विरोधी करना एक राजनीतिक भूल समझी जाती है। ठीक है, वास्तव में लोकतंत्र प्रणाली में कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो इसे लोकप्रिय बनाती हैं और लगभग आज दुनिया के बड़े बड़े देश लोकतंत्र की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं। पहली क्वालिटी क्या है भाई, समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? तो लोकतंत्र समझ में आ गया क्या होता है। जनता जिसमें एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है वो शासन व्यवस्था एक प्रकार से लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता को समझते हैं, फिर भारत में एक प्रकार से किस तरीके से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, समझें। पहली विशेषता या पहली क्वालिटी लोकतंत्र की, देशभक्ति या भावना पैदा होना। ठीक है, देशभक्ति की भावना पैदा करता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से क्या होता है, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। तो पहली विशेषता, पहली क्वालिटी है। दूसरी बात यह है कि चूँकि देशभक्ति कब होगी, जब जनता एक प्रकार से जानेगी कि हाँ मेरा सरकार बैठा है, मेरी बातों का भी एक प्रकार सम्मान हो रहा है, मेरी बातों को भी लोग सुन रहे हैं। तो एक प्रकार से जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उग्र होगी, राष्ट्रवाद की भावना एक प्रकार से जागृत होगी, लोग अपने देश पर मर मिटने की भावना रखेंगे। तो जब ऐसा होगा तब। ठीक है, इसके अलावा सरकार का अधिक कुशल होना, सरकार अच्छे तरीके से स्किलफुल होगी और अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, अब लोकतंत्र एक प्रकार से रहेगा। तीसरी बात, लोकतंत्र की क्वालिटी क्या है अगला, कि व्यक्ति की स्वाधीनता तथा राजशक्ति का समन्वय। तो व्यक्ति भी स्वतंत्र है और राजशक्ति के मामलों में हस्तक्षेप भी जनता नहीं करती, यानी जनता को उतने ही अधिकार दिए गए हैं जितने कि एक प्रकार से एक सामान्य जनता को प्राकृतिक अधिकार दिए जाते हैं या थोड़ा सा उससे बढ़ करके। यानी कि आपको जीने का अधिकार है, कहीं पर घूमने उठने बैठने का अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है, आप धंधा कर सकते हैं, कहीं पर बस सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। तो ये सब अधिकार आपको दिए गए हैं। बहरहाल कुछ कर्तव्य भी आपको दिए गए हैं और इसके अलावा राजशक्ति कुछ जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में आपको छूटें नहीं भी दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर के राजशक्ति का और व्यक्ति की स्वाधीनता का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समन्वय तालमेल बैठाया गया है इसमें, तो इसलिए ये प्रासंगिक है। इसके अलावा हिंसात्मक क्रांतियों की संभावना कम रहती है इसमें, चूँकि जनता एक प्रकार से विद्रोह नहीं करती, चूँकि जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो ऐसे में जनता विद्रोह नहीं करती है ज़्यादा। इसके अलावा जनता एक प्रकार से क्या करती, जनता एक प्रकार से जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन एक प्रकार से क्रांतिकारी तरीके से नहीं जाती है। समानता का पोषक है लोकतंत्र। लोकतंत्र सभी को समान देखना चाहता है, सभी में समानता की बात करता है लोकतंत्र। ठीक है, सारी जनता समान हो, सभी के पास सब चीज़ें हों। इसके अलावा सरकार निरंकुश नहीं हो सकती लोकतंत्र में, चूँकि हर एक 5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं। हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता तो जनता मतलब सरकार को लगता है कि भाई हाँ 5 साल के बाद में अभी हम अगर जनता को तपेंगे, जनता को सताएंगे तो अगले 5 साल बाद जनता हमारे एक प्रकार से हमको लात मारेगी, बिल्कुल मारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही चीज़ें। ठीक है, तो लोकतंत्र तो सरकार निरंकुश इसमें नहीं हो सकती। इसके अलावा अगला गुण ये है इसका कि सांस्कृतिक प्रगति के अनुकूल है। सांस्कृतिक प्रगति मतलब क्या होता है, जो कल्चरल प्रोग्रेस होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कल्चरल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कौन सा, लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र। इसके अलावा राजनीतिक शिक्षा का साधन एक प्रकार से होता है, तो राजनीतिक शिक्षा का साधन है क्या, लोकतंत्र। इसके अलावा युद्धों का विरोधी है लोकतंत्र। लोकतंत्र युद्ध को एक प्रकार से कभी प्रेफर नहीं करता। आपने देखा होगा जो भारत देश अपना है, भारत में एक प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत ने हमेशा युद्ध का विरोध किया है। कहीं पर युद्ध होता तो एक प्रकार से बातचीत के माध्यम से बैठाने का प्रयास करता है मुद्दा, चूँकि युद्ध से क्या होता है, जान माल का खतरा होता है, जन धन की बहुत हानियाँ होती हैं। इस वजह से युद्ध एक प्रकार से कोई एक प्रकार से अच्छा तरीका या अच्छा विकल्प नहीं होता किसी मुद्दे के लिए। इसके अलावा तो लोकतंत्र युद्ध का विरोधी रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की तरफ एक प्रकार से हमेशा एक लोकतंत्र राज्य जो होता है वही अग्रणी रहता है। हर एक जनता आगे बढ़े, हर एक जनता सुखी हो, हर एक जनता को भोजन मिले, हर एक जनता को पानी मिले, जनता एक प्रकार से सारी चीज़ों को समझ पाए, जान पाए। तो ये सब एक प्रकार चीज़ें जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उसी में होती है, और लोक कल्याणकारी राज्य बेसिकली लोकतंत्र जो लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र जो होता है उसी में होता है। इसके अलावा नैतिक गुणों का विकास होता है, जो मोरल जो क्वालिटीज़ होती हैं व्यक्ति के अंदर उनका विकास होता है, उनको दबाया नहीं जाता है। ठीक है, जबकि निरंकुशतावादी में उन सभी में दबा दिया जाता है चीज़ों को। इसके अलावा संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त होता है लोकतंत्र। तो इस तरीके से लोकतंत्र की विशेषताएं या लोकतंत्र के गुण ये हैं। लोकतंत्र के जहाँ कुछ गुण हैं वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ दोष भी हैं।
आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से दोष हैं लोकतंत्र के। देखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की अगर बात की तो इसके दोष भी हैं। जैसे क्या दोष हैं? पहला दोष इसका यही है कि अकुशलता का पोषक है ये। दूसरी बात, चूंकि कुशलता का पोषक नहीं है, अकुशलता का पोषक है ये, ठीक है, अकुशलता का पोषक है। इसके अलावा उग्र दलबंदी इसमें होती, कभी कभी क्या होता है जो पार्टी होती हैं जैसे कि भाजपा कांग्रेस अब इस समय चल रही, तो उग्र दलबंदी एक प्रकार से कभी कभी हो जाती है कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी से एकदम से भिड़ती है, तो इसमें दंगे फसाद हो सकते हैं। इसके अलावा नैतिक मूल्यों की उपेक्षा इसमें करी जाती है, ठीक है, कभी कभी। इसके अलावा प्रजातंत्र धनिक अल्पतंत्र ही होता है। धनिक अल्पतंत्र मतलब प्रजातंत्र भी एक प्रकार से कहा जाता है कि जनता का शासन है, लेकिन जो सीटें होती हैं या टिकट किसको देना है ये पार्टी तय करती है। अब पार्टी जो जिसको टिकट दे रही है वही एक प्रकार चुनाव लड़ेगा, और टिकट लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पता नहीं कितने आप देखते हैं इसमें संविधान में या इसमें तो नहीं बताया कि पार्टी या टिकट लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन टिकट लेने के लिए बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं, ठीक है। अब ये सभी लोग जानते भी हैं, सरकारें भी जानती हैं, न्यायालय भी जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से उसमें क्या होता है, उसका कोई साक्ष्य नहीं होता। इसी को बोलते हैं सफ़ेद पोश अपराध, भी इसी को बोल देते हैं समाजशास्त्र की भाषा में। तो कहीं ना कहीं पे प्रजातंत्र जो होता है धनिक अल्पतंत्र होता है, जो धनी वर्ग होते हैं उन्हीं के हाथों में भी एक प्रकार से नीत हो जाता है। तो एक प्रकार से कुछ ही विशेष लोग जो होते हैं वही चुनाव लड़ पाते हैं, सारी जनता का एक प्रकार से नहीं होता। अगर इसी में क्या हो, एक चुनाव प्रक्रिया रख दी जाए कि भाई आपका जनता एक प्रकार से मतलब जनता में आने के लिए एक चुनाव होगा या एक परीक्षा होगी, उसके तहत आप तो कई लोग उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हो, लेकिन इसमें क्या है कि भाई आपको धनी होना जरूरी है, आपके पास पैसे रुपए खूब होंगे तभी आपको टिकट मिलता है, आपकी राजनीतिक करियर हो, आपका कोई बैकग्राउंड हो ठीक ठाक तभी। इसके अलावा खर्चीली पद्धति है ये, ठीक है, क्या है, खर्चीली पद्धति है लोकतंत्र। इसके अलावा अस्थायित्व का अभाव है, इसमें अस्थायित्व नहीं है चूंकि ये कभी कभी मतलब हर 5 साल पर एक प्रकार से भंग हो जाती है। जनता एक प्रकार जब चाहे तब एक प्रकार से मन बदले, और जो जो एक प्रकार जनता के प्रतिनिधि हैं वो सब अलग हो जाए तो लोकतंत्र भंग हो जाएगा। और इस तरीके से ये एक प्रकार से जो देश को मजबूती देना है उस वो लोकतंत्र उतना अच्छे तरीके से नहीं दे पाता कभी कभी, ठीक है, क्योंकि जैसे आप देखते देश को उन्नति करने के लिए कभी कभी लोकतंत्र उसमें बाधा उत्पन्न करने लगता है। तो वही चीज़ें, ठीक है, अस्थायित्व का अभाव है। बहुमत की तानाशाही यहाँ पर हो जाती है, यानी कि मान लेते 2 वर्ग हैं और किसी एक वर्ग में बहुमत ज़्यादा, किसी एक मतलब कि कोई 80% लोग एक प्रकार से मान लेते हैं कोई एक कम समुदाय के हैं और 20% एक समुदाय के, तो 80 वालों का दबदबा रहेगा, 80 वालों का काम होगा, 20 वालों का इसमें काम नहीं होगा, ठीक है। ये होता है लोकतंत्र में, मतलब होता है 20% वालों का भी काम होगा, लेकिन 80 वाले दबदबा थोड़ा ज़्यादा बना करके रखेंगे, चूँकि उनकी तानाशाही रहेगी, बहुमत उन्हीं का होगा और सरकारें उन्हीं की बनेंगी, ठीक है। अगला, प्रजातंत्र के क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात उच्च आदर्शों पर आधारित है प्रजातंत्र। दूसरी बात जनमत पर आधारित है। तीसरी बात लोकप्रिय और अस्थायी सरकारें होती हैं। देश प्रेम की भावना का विकास होता है। सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र के कुछ गुण और कुछ दोष हो गए जो मैंने आपको बताए। यहाँ पर चीज़ों को आप समझने से पहले थोड़ा सा निष्कर्ष समझ लें कि आखिरकार लोकतंत्र सही है कि गलत है। तो प्रजातंत्र के गुण और दोषों का विवेचन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि या पहुंचते हैं कि प्रजातंत्र जो है निस्संदेह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। सर्वोत्तम मतलब सबसे ठीक ठाक प्रणाली है, जो अभी तक राज्य को चलाने के लिए जो प्रणाली है, सरकार को चलाने के लिए, उन सभी से बेस्ट प्रणाली लोकतंत्र ही है। प्रजातंत्र की महानतम शक्ति इस बात में है कि उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है वर्तमान में, यानी कि प्रजातंत्र के अलावा कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं जो प्रजातंत्र के इतने क्वालिटी को धारण करती हो, यानी कि प्रजातंत्र की विशेषताओं से बहुत कम विशेषताओं को ग्रहण करने वाली एक प्रकार से सरकारें हैं या एक प्रकार से शासन पद्धतियां हैं, लेकिन लोकतंत्र जैसी पद्धति आज वर्तमान में लोकतंत्र के टक्कर की कोई पद्धति नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र एक प्रकार से वर्तमान में प्रासंगिक है और बड़े बड़े देश लोकतंत्र को अपनाते हैं, और यही प्रक्रिया, लोकतंत्र को अपनाने की प्रक्रिया लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर चीज़ों को हम थोड़ा सा और आप डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। देखिए, आज़ादी के बाद यानी उत्तर, आपको क्या पढ़ना था, उत्तर औपनिवेशिक काल। उत्तर माने बाद में, औपनिवेशिक काल मतलब कि जब देश एक प्रकार से आज़ाद हो उसके बाद, या उपनिवेशवाद किसका थे हम लोग, ब्रिटेन के उपनिवेशवाद थे, ठीक है, ब्रिटेन हम पर कब्जा कर रखा था। तो यही चीज़ें हैं। तो उत्तर उपनिवेशवाद या आज़ादी के पश्चात लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ी, उसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके विभिन्न आयाम को समझेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, ठीक है। फिर आपका चैप्टर खत्म होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब जानने का प्रयास करते हैं, इसमें डिटेल में जानेंगे, ठीक है। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर? चलें,
अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर या उपनिवेश काल या अंग्रेजी शासन के समय, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस दौरान की अगर बात करें तो उस समय सभी वयस्क नागरिक जो थे, वयस्क नागरिक मतलब क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर के होते हैं वो वयस्क होते हैं। जैसे कि मैं इस समय वयस्क हूँ, ठीक है। अब चूंकि मैं एक प्रकार से 24 वर्ष का हूँ इस दौरान, 24, तो कहीं ना कहीं पे मैं वयस्क हूँ 18 से 21 साल के बाद, तो वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो वयस्क थे उनको भी अधिकार मत देने का नहीं था। कुछ कैटेगरी थी, कुछ विशेषताएं या कुछ ही विशेष वर्गों को एक प्रकार से वोट डालने का अधिकार था, सभी लोगों को नहीं दिया गया था जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत में। लेकिन आज क्या है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट डाल सकते हैं, अपने मत दे सकते हैं, ठीक है, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता मतलब होता है कम्युनिटी या जो है कम्युनलिज्म जिसको आप बोलते हैं, इस सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार दिया गया था। सांप्रदायिकता मतलब कि कोई मुस्लिम जो है, हिंदू या ईसाई, सिख, इन सभी के हिसाब से था कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार दिया गया था। उपनिवेश काल के दौरान, यानी जब भारत गुलाम था उस दौरान, आंदोलनकारी यह तर्क देने लगे थे कि भारतीयों पर शासन भारतीय ही करेंगे और उनका निर्वाचन भारतीय जनता ही करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार होगा, सांप्रदायिकता के आधार पर वोट डालने के अधिकार को दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब एक प्रकार से भारतीय लोग शासन करेंगे भारत पर और भारत की जनता वोट डालेगी, भारत की जनता ही वोट देगी। ये इनके अंदर, भारतीयों के अंदर आने लगा। यह तभी संभव होगा जब सच्चे अर्थों में भारत में लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा। ये चूंकि लोकतंत्र जब स्थापित होगा तभी जनता एक प्रकार से अपना मत देगी और वोट डालेगी और लोगों को चुनेगी। ये एक प्रकार से तभी हो पाएगा। यही एक प्रकार से ध्यान में रख करके क्रांतिकारियों ने एक प्रकार से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक जो एक प्रकार से व्यवस्था थी उसको समाप्त कर देगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कि भाई इस संप्रदाय से कुछ लोग वोट डालेंगे, उस संप्रदाय से कुछ लोग वोट डालेंगे, ऐसा नहीं किया गया। सारे लोग वोट डालेंगे अब, ठीक है। उसके स्थान पर वयस्क मताधिकार का प्रारंभ कर दिया गया। वयस्क मत, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उसमें संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी जाती थी, यानी कि आप हिंदू समुदाय से आप 20 लोग वोट डालेंगे या 500 लोग वोट डालेंगे, जो अच्छे होंगे, वो ऐसे होता था और उसके एक प्रकार से पूरा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, वयस्क मताधिकार, यानी जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, अब वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, यानी कि महिला है, पुरुष है, ठीक है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है, क्षत्रिय है, कोई भी है वो डाल सकता है। मुस्लिम है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, वो वयस्क है, 18 साल से ऊपर है तो वो वोट डाल सकता है। इसका प्रारंभ भारतीय संविधान ने किया। तो ये एक लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का एक अंग ही है, ठीक है। इसके अलावा मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु जो है पहली बार करी गई थी नर नारी को, यानी कि स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार एक प्रकार से दिया गया था कि 21 साल के वो व्यक्ति जो 21 साल के हो चुके हैं, 21 साल की एज पार कर चुके हैं, वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 1988 में एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन होता है भारतीय संविधान में और इसके द्वारा वयस्कता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है। लेकिन मूल संविधान में 21 वर्ष करी गई थी, अब एक प्रकार से वर्तमान में 18 वर्ष के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों की चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी कि लोकसभा का भी आपने चुनाव देखा होगा जिसमें सांसद लोग लड़ते हैं, राज्य विधानसभा में विधायक लोग लड़ते हैं, स्थानीय निकाय मतलब जैसे प्रधानी का चुनाव हो गया। अभी हमारे गांव में तो प्रधानी का चुनाव है, ठीक है, 6 अगस्त को वोटिंग होगी। अब देखो एक प्रकार से प्रधानी का चुनाव है, सभी लोग कह रहे थे शुक्ला जी आप लड़ जाइए, मैंने कहा नहीं भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, देखा जाएगा भविष्य में अगर कभी, ठीक है, भविष्य में अगर होगा तो देखा जाएगा। बाकी चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें व्यस्त हो जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ा नहीं पाएंगे सही से, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। बाकी प्रधानी एक प्रकार से हमारे गांव में इस समय चल रही है। चले तो ये होता है। तो स्थानीय निकाय मतलब जैसे प्रधानी होगा, जिला पंचायती का चुनाव हो गया, ठीक है, ऐसे ही बीडीसी का चुनाव, जैसे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो गया, ये सब एक प्रकार से, ये तो ग्राम स्तर पर हैं। लेकिन यही चीज़ें एक प्रकार से जब आप शहरों में जाएंगे तो शहरों में आपका दूसरे तरीके से आपका जो नगरीय निकाय होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार से वो सब बनते हैं, क्या बोलते हैं, सदन वदन करके, नगर पालिका वाला चुनाव जो होता है। तो भारत में संसदात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। भारत में क्या है, संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा,
एक राज्यसभा। लोकसभा के लोग जो होते हैं, जो हम लोग चुनते हैं, सांसद को हो जाते हैं। राज्यसभा के लोगों को हम लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कुछ विशेष वर्गों से भी आते हैं और एक प्रकार से इनका इसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और कुछ लोग जो होते हैं वो एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र से या एक प्रकार से उनका भी एक चुनाव होता है राज्यसभा के सांसदों का, लेकिन वो उस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। जनता के कुछ प्रतिनिधि होते हैं, वही वोट देते हैं और एक प्रकार से उनका हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें। तो भारत में संसदात्मक शासन की व्यवस्था की गई है जिसमें शासन की शक्ति विभाजित होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? वास्तविक कार्यपालिका जैसे लोकसभा जो होती है, लोकसभा में क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यानी जैसे मोदी जी जीते हैं, अब मोदी जी एक प्रकार से मोदी जी के जो पार्टी के सांसद हैं भाजपा के, अब उसके एक प्रकार से कई सांसदों को मंत्री बना दिया जाएगा। तो वो सब मिला करके एक प्रधानमंत्री खुद और बाकी मंत्रिमंडल एक बन जाएगा, तो मंत्रिपरिषद में वो सब शामिल हो जाएंगे। जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें उसको राष्ट्रपति माना जाता है। तो मतलब कि नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें कोई भी वंशानुगत नहीं होता है, चाहे राष्ट्रपति की अगर बात की जाए। इसीलिए भारत क्या है? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो होगा यानी राज्य का मुखिया, राज्य का जो मुखिया होता है वो भी एक प्रकार से देश का मुखिया या राज्य का मुखिया। जब भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग करूँ इसका मतलब क्या होता है? देश। तो राज्य का मुखिया जो होता है यानी राष्ट्रपति, जैसे भारत में जो होता है वो राज्य का मुखिया है। तो राष्ट्रपति जो होगा वो एक प्रकार से उसका भी चुनाव होगा, ठीक है। उसका भी क्या होगा? चुनाव होगा। यानी कि वो राष्ट्रपति जो होगा वो एक प्रकार से बिना चुनाव के नहीं आएगा। राष्ट्रपति गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का मुखिया जो होगा जनता के द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन में कैसा है? वंशानुगत है। यानी कि वहाँ का जो राजा होता है उसका राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है। फिर उसका लड़का राजा बनेगा, इस तरीके से होगा। लेकिन वो राज्य का मुखिया है, लेकिन उनका भी कोई मतलब नहीं। जैसे कि राष्ट्रपति अपने यहाँ पर हैं, राष्ट्रपति के ज़्यादा एक प्रकार से शासन मामले में उतना हस्तक्षेप नहीं होता है। बस एक प्रकार से नाम मात्र के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य जो होता है एक प्रकार से भारत इसीलिए चूंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है उनका भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग चुनाव मतलब हम लोग वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं सांसद विधायक ये सब वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो 12 लोग एक प्रकार से इसमें जो मनोनीत होते हैं वो नहीं देते हैं और 2 लोग लोकसभा में वो नहीं देते हैं वोट राष्ट्रपति को, बाकी सब देते हैं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र तो आप जान ही गए क्या होता है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रपति वाला जो एक मतलब वंशानुगत नहीं होता, ये यही मतलब समझाया मैंने। केंद्र के समान प्रदेश में भी एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। ऐसे केंद्र में जो संसद होती है ऐसे ही राज्य में यानी कि एक प्रकार से जो स्टेट होते हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट में जैसे योगी बाबा है इस समय, तो योगी बाबा की जो है वो विधान जो है एक प्रकार से क्या है? विधानसभा मतलब विधान मंडल होता है। विधानमंडल में 2 चीज़ें होती है, जैसे संसद होता है ऐसे विधानमंडल होता है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। विधान परिषद कुछ ही मतलब स्टेट में है, कुछ ही राज्यों में है। चूँकि जो बड़े राज्य होते हैं जिनका काम अकेले विधानसभा नहीं कर पाती, उसमें विधान परिषदों का निर्माण भी किया जाता है। तो ऐसे ही एक प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार होती है राज्य में भी, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो विधायक वगैरह हम चुनते हैं वो राज्य स्तर के होते हैं और जो सांसद आप चुनते हैं वो केंद्र स्तर के होते हैं। जिससे केंद्र के समान राज्य क्षेत्र के में सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में कभी भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। निरंकुश मतलब होता है स्वतंत्र न सिर पर कोई भावहि मनय करे जो सोई, इस तरीके के नहीं हो सकते। यानी कि आप निरंकुशता नहीं हो सकती, आप पर लगाम कहीं ना कहीं पे लगी हुई कहीं किसी न किसी की, यानी कि आप बिना अंकुश के शासन नहीं कर सकते। यदि वह निरंकुश होने का प्रयास भी करती है सरकार तो जनता उसे चुनाव के माध्यम से हटा देगी। जैसा कि 1977 में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था कि जब मनमानी हुई जो है एक प्रकार से 1976 में एक प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार के बदलाव किए गए, तमाम एक प्रकार से वो इमरजेंसी वगैरह लगी। उसके बाद में आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, उसको तख्तापलट कर दिया जाता है। ये चीज़ें संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 जो संविधान का अनुच्छेद है ये एक प्रकार से भाग 4 की बात करता है। तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो होते हैं उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो ये है भारतीय संविधान में, इसके अंतर्गत स्थानीय सरकार के गठन की बात कही गई है।
देश में स्थानीय सरकार को स्थानीय निकाय की संज्ञा दी गई है। इसमें 2 प्रकार के स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। एक ग्रामीण, जो मैंने बताया था, प्रधानी और बीडीसी और जिला पंचायती का चुनाव। दूसरा होता है शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। जो ग्राम पंचायतों की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 से एक प्रकार शुरुआत की गई। गांधी जयंती के अवसर पर, चूंकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है, उसी दिन शुरुआत हुई थी किसकी भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की, जो प्रधानी वगैरह का चुनाव होता है वो सब। ठीक है। राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, वहीं से एक प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा जो मिला 1993 में मिला। 1993 में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा एक प्रकार से क्या हुआ? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होने शुरू हुए। शहरों के लिए स्थानीय सरकार के लिए के गठन को लेकर के संवैधानिक दर्जा जो मिला वो 74वें संविधान संशोधन में मिला। जो ग्रामीण में चुनाव होता है, गांव में जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का, इन सभी का, ये सब 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और 74वां संविधान संशोधन भी एक प्रकार से हुआ। उसमें भी एक प्रकार से 74वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें एक प्रकार से 1993 के आसपास ही हुआ। तो उसी में एक प्रकार से जो नगरों में चुनाव होता है, ठीक है, जैसे नगर पालिका का चुनाव होता है, उसमें कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो एक प्रकार से शहरी निकायों की बात करती है, यानी शहरों में चुनाव कैसे होगा उसके बारे में बताती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो अनुसूचियाँ होती हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। देखिए, भारतीय संविधान जब बना तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये आर्टिकल हैं। और अनुसूचियों की अगर बात की तो इसमें 8 अनुसूची थी। ठीक है, अनुसूची यानी शेड्यूल। ठीक है, इसके अलावा जो एक प्रकार से भाग थे वो थे 22। ठीक है, तो 22 भाग, 8 अनुच्छेद, मतलब 8 अनुसूची और एक प्रकार से अनुसूची, ये अनुच्छेद आप समझेंगे, अनुसूची। ठीक है, और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद। तो 395 से अब वर्तमान में अगर देखें तो 450 प्लस एक प्रकार से हो चुका है अनुच्छेद, लेकिन संख्या में 395 हैं। ABCD करके वृद्धि हुई, जैसे कि मान लेते हैं पहला अनुच्छेद है, इसमें परिवर्तन करके A काम आता तो A, B, फिर इसी में C जोड़ दिया गया, इसी में D जोड़ दिया गया, इस तरीके से संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो ये 450 से प्लस अगर देखें तो। अनुसूचियों की बात की तो 4 अनुसूची बढ़ी हैं, यानी अब 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, और जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है कि चुनाव कैसे होगा, वो भी ग्रामीण चुनाव, जो ग्राम प्रधानी का, इन सभी के चुनाव के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें एक प्रकार से जो शहरों में चुनाव होता है, ठीक है, उसका चुनाव एक प्रकार से यहाँ पर होगा। ठीक है, शहरों में 12वीं अनुसूची में। और आपकी 10वीं अनुसूची जो मतलब कि 9वीं अनुसूची शामिल की गई। 9वीं अनुसूची में एक प्रकार से कोई सब्जेक्ट अगर कोई विषय चला जाएगा तो उस पर न्यायालय भी एक प्रकार से उस पर निर्णय नहीं ले सकता है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई जो है, जैसे मान लेते हैं आप किसी पार्टी में थे, आपकी पार्टी एक प्रकार से आपका साथ नहीं दे रही, या एक प्रकार से पार्टी आप दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, तो दल बदल का कानून इसमें है। तो इस तरीके से है। अब 22 भाग पहले थे, अब लगभग 25 भाग हो गए थे, फिर कुछ घटे हैं। तो इस तरीके से एक प्रकार से इस संविधान को लेकर के कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अगर थोड़ा बहुत पहले अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में संविधान के बारे में पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार भारत में जो है आज़ादी के पूर्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, वह आज़ादी के बाद तीव्र गति से आगे बढ़ा और आज भी यह विकास की तरफ अग्रसर है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रमुख स्थान दिया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगातार भारत में एक प्रकार से हुई। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कई पहलू पर मैंने चर्चा करी। तो ये एक प्रकार से आपका यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में आपने जाना। अब कुछ चीज़ें जो हैं, जो आयाम है, विभिन्न आयाम, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न आयाम, जिसमें आपका सामाजिक स्वरूप या सामाजिक आयाम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामाजिक आयाम क्या है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी है। समानता को लोकतांत्रिक समाज की आत्मा कहा जाता है। जो समाज में समानता की बात हुई, चूँकि समाज में पहले छुआछूत, एक प्रकार से अछूत की बात होती थी। तमाम प्रकार के जो उच्च वर्ग होते थे वो छोटे वर्गों के लिए एक प्रकार से हमेशा खतरा बने रहते थे, मतलब उनको पानी पीने का या कुछ भी करने का एक प्रकार से उतना अधिकार नहीं था। तो समानता एक प्रकार से जब से आई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो समानता की विशेषता को अपने में धारण की हुई और समानता आई समाज में। ठीक है, समानता की भावना लोकतांत्रिक समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्रजातांत्रिक समाज में विभेद या विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है। समाज में सभी लोग समान हैं। आप चाहे गोरहर हो, चाहे करिया हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हों, आप चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जाति के हों, मौर्य हों, यादव हों, कुछ भी हों, सभी समान हैं।
ठीक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी है, सिंह हो, ठाकुर हो, बाभन हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो, पांडे हो, कुछ भी हो आप, सभी लोग बराबर हो। कोई इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सभी धर्म, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बराबर हैं। इसके अलावा भाषा की अगर बात की तो भाषा भी एक प्रकार, सारी भाषाएं लगभग एक है। किसी भाषा को ऊंचा, किसी भाषा को निम्न नहीं करा जाएगा। संविधान सभी भाषा को बराबर दर्जा देगा। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग मतलब क्या होता है, जैसे महिला पुरुष, महिलाओं को बहुत दाबा गया, मतलब महिलाओं को पहले एक प्रकार से बहुत दबा करके रखा गया, बहुत एक प्रकार से अत्याचार महिलाओं पर भी हुआ, महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी। ठीक है। ऐसे ही एक प्रकार से जो निम्न वर्ग थे उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, उनके बारे में भी कई प्रकार की धारणाएं थी। तो वो सब धारणाएं खत्म हुई संविधान के आ जाने से। तो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जब आई तभी एक प्रकार समानता की बात हुई। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है भारतीय संविधान का कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि, मतलब अनुच्छेद 16 कहता है कि उपाधियों का, मतलब वो क्या एक प्रकार से, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत किया जाएगा, अनटचबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि वगैरह आप नहीं रखेंगे, राजाधिराज, महाराज, किंकर, ये सब जो रखते हैं नहीं, वो सब एक प्रकार से आप नहीं रख पाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बता दी गई। तो भारतीय संविधान एक प्रकार से सभी को समान, सभी को एक प्रकार से बराबर का दर्जा देने के लिए आया। तो ये लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही आया, और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से सामाजिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ। इसमें वंशानुगत व्यवस्था तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक समानता की स्थापना की जाती है। समाज के प्रत्येक सदस्य को क्या होता है, इसमें बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दिया जाता है। अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान किया जाता है। लोक नियोजन के विषय में समान अवसर मिलता है। हर व्यक्ति अपने अपने कौशल, अपने अपने कला का प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। ठीक है। आशीर्वादम एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज वह समाज होता है जिसमें समानता और भ्रातृत्व की भावना सदा विद्यमान रहती है। ठीक है। किसने कहा? आशीर्वादम ने कहा। तो यह जीवन का वह मार्ग होता है लोकतंत्रीकरण या सामाजिक लोकतंत्रीकरण, कि जहाँ मानव के व्यक्तित्व एवं मानवता का पूर्ण विकास होता है। क्रोनियर महोदय कहते हैं लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को लेकर के कि मनुष्य की भौतिक और सामाजिक दशाओं की समानता लोकतंत्र का सार होता है। यह नागरिकों में प्रेम बढ़ाता है, सहयोग बढ़ाता है, त्याग, राष्ट्र प्रेम और समरसता की भावना को जगाता है, जागृत करता है। वो एक प्रकार से होता है आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक समाज। तो लोकतांत्रिक समाज जो होता है वो एक प्रकार से समाज में समानता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, सौहार्दपूर्ण व्यवहार को लाने में बहुत उपयोगी होता है। तो ये सामाजिक आयाम हुआ समाज, मतलब कि लोकतंत्र का। लोग लोकतंत्र का आर्थिक आयाम या आर्थिक स्वरूप समझते हैं कि लोकतंत्र से अर्थतंत्र को कितना मजबूती मिली है, उसको समझेंगे। समाज तो बदला ही लोकतंत्र के आने से, लेकिन अर्थतंत्र में क्या बदलाव हुआ, रुपए पैसे में किस तरीके से चेंजमेंट हुआ, समाज में अर्थतंत्र कैसे मजबूत हुआ। लोकतंत्र के आर्थिक स्वरूप का अर्थ होता है आर्थिक समानता। सभी लोगों को आर्थिक समानता प्रदान की जाए, सभी लोगों के समान अवसर प्रदान किए जाए सभी को, ताकि सभी समाज जो है वो रुपए पैसे के मामले में सभी बराबर हो सके। ठीक है। समाज में आर्थिक रूप से कम विषमता हो। विषमता पर आधारित समाज में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता। मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित व्यक्ति एवं भूखे व्यक्ति में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा कि आर्थिक समानता की बात करी जाए। प्रजातंत्र को वास्तविक बनाने के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है। इसी आर्थिक समानता को करने के लिए एक प्रकार से जो आरक्षण की व्यवस्था की गई समाज में, वो करी गई थी। ठीक है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां समाज में कम से कम नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब कम से कम नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही, मतलब कि हो रही हो। समाज में कहीं पर भी ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पेट की भूख शांत करके अपनी जो है स्वतंत्रता को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोल एक विद्वान है, कोल महोदय, इनका विचार रहा है लोकतंत्र में आर्थिक विचारधारा को लेकर के। उन्होंने यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है उनका विचार। कहते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में, यानी कमी में, राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम होता है। तो आर्थिक समानता के अभाव में यानी कमी में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि समाज में धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए, समाज में धन ऐसे बंटवाना चाहिए जिससे क्या हो, अधिक से अधिक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकें, अधिक से अधिक व्यक्ति से उस धन से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। सभी व्यक्तियों के पास भोजन की व्यवस्था हो, वस्त्र और शिक्षा, ये सब सुविधा हो। इसीलिए राज्य सरकारें भोजन, शिक्षा और वस्त्रों पर ज़्यादा काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखें, जीवन की 3 आवश्यकताएं होती हैं। इसीलिए प्रधानी वगैरह में कॉलोनी भी पहले मिलती थी आवास को लेकर के, ठीक है, ताकि लोगों के पास घर हो। पहले घर नहीं होते थे।
पहली आवश्यकता भोजन की क्या है? भोजन, मतलब व्यक्ति की भोजन। दूसरी क्या होती है? वस्त्र। तीसरी होती है उसकी रहने की व्यवस्था, और चौथी होती है उसका एक प्रकार शिक्षा। तो भोजन, वस्त्र और शिक्षा, ये एक प्रकार से मतलब भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद में आती है शिक्षा। तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी, जब इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर सरकारें काम करेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जैसे आपको अगर PDF वगैरह प्राप्त करनी है पॉलिटिकल साइंस के और भी लेक्चर्स वैसे मिलते रहेंगे यूट्यूब पर ही सारे, लेकिन हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आपको लेना है हिंदी साहित्य का कोर्स, तो उसके लिए एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। हिंदी अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? हिंदी गद्य के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे, एक प्रकार से उसमें पॉलिटिकल साइंस भी लगभग मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा आपकी बार। तो हिंदी गद्य में आपको एक प्रकार से सारी चीज़ें, जैसे हिंदी गद्य के तमाम सारे चैप्टर्स के बारे में मैं बताऊँगा, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको PDF नोट्स हर एक चैप्टर का मिलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे और लिखित भी होंगे। इसके अलावा मैराथन क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। मैराथन क्लास के अलावा आपको एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और भी दूसरे सब्जेक्ट की, यानी कि अदर सब्जेक्ट की अगर क्लासेस होंगी, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको हिंदी के कोर्स के साथ फ्री में मिल जाएंगी, बिल्कुल। हिंदी का कोर्स है कितने का? तो ये मात्र और मात्र कितने रुपए का भैया? 100 रुपये का मैंने रखा है। कितने रुपए का? 100 रुपीज़ का रखा है। अभी फटाफट से आप एडमिशन करवा सकते हैं। और जैसे पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है, अब इसका जो PDF है ये वाला, ये PDF भी आपको इसी हिंदी वाले ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना होगा तो आप एक प्रकार से तुरंत SMS करें। क्या करेंगे? आपको करना क्या है? 91 61 93 60 62, ये एक प्रकार से व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इसी पर आपको SMS करना है। यहाँ पर जैसे ही आप SMS करेंगे, तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा मैं, उसी पर आपको सेंड कर देना। अगर आप नहीं चलाते हैं कोई गूगल पे, फ़ोन पे, तो आपको एक प्रकार से किसी दूसरे से सेंड करवा देना है। बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपको एक प्रकार से ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस, बाकी सारे सब्जेक्ट की लगभग पूरी प्रोसेस वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो आपका 3rd सेमेस्टर में आपको जो को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ता है, उस को करिकुलर कोर्स के लिए भी एक प्रकार से आपकी उसकी PDF नोट्स जो होगी वो भी उसी ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में ही हिंदी कोर्स के साथ वो आपको एक प्रकार से जैसे बाई गेट 1 फ्री होता है, ऐसे कुछ ऑफर आप मान लीजिए, तो सब मिलती रहेगी आपको। यानी हिंदी के कोर्स लेने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और बाकी सब्जेक्ट जिनका हिंदी नहीं है उनके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें कैसे उनको एक प्रकार से PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर सारे नोट्स उनको भी प्राप्त करें तो वो भी एक प्रकार से उनके लिए भी एक प्रकार से कुछ प्राइज ही होंगी, ठीक है। और वो सारे सब्जेक्ट की भी तैयारी वहाँ पर होती रहेगी। तो कुल मिलाकर के कोर्स लेना, तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर, और कोर्स में ज्वाइन हो, ठीक है। चले चीज़ों को जानने का प्रयास करते। तो यहाँ तक आपने समझा लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में जो आर्थिक आयाम था और सामाजिक आयाम था, उसको समझ लिया। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में आज़ादी के बाद कैसी रही, उसके बारे में जान लिया। आप समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक स्वरूप क्या है, राजनीतिक स्वरूप कैसा है लोकतंत्र का। देखिए, लोकतंत्र सरकार का वह संगठन है जो जनता के द्वारा निर्मित होता है, नियंत्रित होता है जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा ही संचालित होता है। जनता ही एक प्रकार से लोकतंत्र में सब कुछ होती है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा था, किसने कहा था भैया? इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का किया गया शासन होता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने यूं ही नहीं कहा था, क्योंकि लोकतंत्र में एक प्रकार से अगर बात की जाए तो लोकतंत्र सरकार का एक संगठन होता है जो जनता के द्वारा बनाया गया होता है। ऐसा संगठन जो जनता के द्वारा बनता है वो एक प्रकार से इसमें शासन करता है, ठीक है। जनता के द्वारा ही कंट्रोल में आता है, नियंत्रित होता है, और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है, जनता के द्वारा ही संचालित होता है। चूँकि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही एक प्रकार से इसमें बैठते हैं और वही संचालित करते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ लेना है। इसके अलावा लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता में निहित होती है, यानी कि जनता में ही शासन वगैरह निहित होता है सारा, जनता से ऊपर इसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि आप देखते भारतीय संविधान का पहला एक प्रकार से जो शब्द है या प्रियम्बल आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना भारतीय संविधान की, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा रहता है प्रस्तावना में? कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तमाम प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, इन सभी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो केवल लोकतंत्र में ही एक प्रकार से जनता के शासन की बात होती है। तो लोकतंत्र एक प्रकार से जनता को एक प्रकार सर्वोपरि मानता है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है लोकतंत्र में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जनता के सुख में ही सरकार का सुख होता है या होना चाहिए, ये लोकतंत्र की विशेषता है। जनता दुखी नहीं होनी चाहिए, जनता को एक प्रकार से भरपेट भोजन मिलना चाहिए, जनता को वस्त्र, जनता के लिए आवास की व्यवस्था, यानी एक वेलफेयर स्टेट की बात होनी चाहिए, कल्याणकारी राज्य की बात होनी चाहिए लोकतंत्र में, ठीक है, और होती भी है। जनता अपना शासन स्वयं या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है लोकतंत्र में।
शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। अगर कोई मामला हो जाए, जनता एक प्रकार से अंतिम शक्ति, जो कि जनता को लगता है कि भाई एक प्रकार से ये सरकार अच्छा नहीं करे तो जनता का तख्ता पलट, मतलब उसका सरकार का तख्ता पलट जो है जनता कर देती है। क्लियर। यदि जनप्रतिनिधि जनहित में कार्य नहीं करेंगे, यानी कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगे तो उनको हरा दिया जाएगा, उनको जनता वोट नहीं देगी। चुनाव के माध्यम से जनता उन्हें हटा देती है, उनका तख्ता पलट कर देती है। हरनसा विद्वान है, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ होता है संप्रभुता या राजसत्ता समस्त समाज में केंद्रित हो। संप्रभुता मतलब क्या होता है? सॉवर्निटी। संप्रभुता एक जबरदस्त टर्म होता है। संप्रभुता मतलब होता है सॉवर्निटी, यानी ऐसा देश, ऐसा राज्य या ऐसा देश जिस पर किसी दूसरे का दबाव ना हो, जो एक प्रकार से अपने मामलों में खुल करके निर्णय ले सके। जैसे मोदी जी हैं, अब भारत देश को अगर एक प्रकार से किसी विदेशी मामलों में निर्णय लेना है, अब भारत के एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी जा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछें कि कहो भैया, एक प्रकार से ऋषि सुनक से पूछें कि ऋषि सुनक महोदय ये बताएं कि हम ये मामले में ये निर्णय लेने जा रहे हैं तो क्या ले लें कि नहीं लें। अगर मोदी जी को पूछना पड़े उनसे तो प्रभुसत्ता नहीं है, लेकिन अगर नहीं पूछना पड़े तो प्रभुसत्ता है। यानी कि भारत अपना आंतरिक और बाहरी मामलों में एक प्रकार से किसी दूसरे देश से परामर्श नहीं लेता, किसी दूसरे से पूछना नहीं, वो स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद निर्णय लेने के लिए। तो एक प्रकार से वो देश प्रभुसत्ता या सॉवरेन कंट्री होता है। राज्य के एक प्रकार से, जब मैं बता रहा था कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के 4 तत्व मैंने बताए थे, जिसमें आपको एक पहला बताया था कि राज्य में एक सरकार होती है, दूसरा भूभाग होता है, तीसरा जनता उसमें निवास करने वाली, चौथी सरकार होती है और 5वीं प्रभुसत्ता होती है, सॉवरेनिटी होती है उस देश की। और सॉवरेनिटी सबसे बड़ी जरूरी होती है किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए। ठीक है। तो आंतरिक या बाहरी मामलों में खुद, मतलब कि जनता जो होती है वो एक प्रकार से उस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता है, वो संप्रभु जनता होती है। संप्रभु या राजसत्ता समस्त समाज में केंद्रित हो तथा राज्य की सभी समस्याओं पर सभी नागरिकों का नियंत्रण हो, यानी कि सभी नागरिक सभी समस्याओं पर एक प्रकार से अपने विचार रख सकें, अपनी बात कह सकें। लोकतांत्रिक शासक को नियुक्त करने में जनता का ही एक प्रकार से योगदान होता है, उस पर नियंत्रण रखने में और उसको पदच्युत मतलब होता है उसको हटाने में, उसके पद से जनता एक प्रकार से उसमें शामिल होती है, करने की एक पद्धति होती है लोकतांत्रिक शासक को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे। तो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में यही सबसे बड़ी बात है कि भाई आप जिसको चुनते हैं उसको हटाने का अधिकार भी आपको ही दिया गया है। ठीक है। क्लियर। यानी कि आएगा समय तो बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे, तो वही समय आने का इंतजार होता है इसमें बस। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जो होती है जनता में निहित होती है। वह वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, सांसद विधायक को चुनते हैं। नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी जो मिली है वो एक प्रकार से किसमें, अनुच्छेद अगर आपको पता हो, अनुच्छेद 19 का जो ए है, अनुच्छेद 19 में 19A 19B तमाम है। तो अनुच्छेद 19A जो है ये किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता देता है कि भाई कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है। अब जो प्रेस वाले, जो मीडिया वाले बोलते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें, खिलाफ बोलते हैं किसी भी पार्टी, किसी भी सरकारों के, या एक प्रकार जो मीडिया वाले बोलते हैं कि भाई हमको अधिकार है बोलने का, ये है, तो वो सब कैसे बोलते हैं? वो एक प्रकार से एक मौलिक अधिकार होता है, हर व्यक्ति बोल सकता है, और वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19A। ठीक है। अनुच्छेद 19 से ये आपको बताता है कि भाई आप किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है। तो अनुच्छेद ए। उसके अलावा आप कहीं पर सभा कर सकते हैं, 19B मतलब कहीं पर संगठन कर सकते हैं, इस तरीके से CD ऐसे आपका पूरा, कहीं पर आप घूम टहल सकते हैं, कहीं पर जाकर के आप बस सकते हैं, कहीं पर अपना आशियाना बसा सकते हैं, तो कई तमाम प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो लोकतंत्र जो होता है ये होता है। अनुच्छेद 19A में कहा गया कि भाई नागरिकों के पास अभिव्यक्ति है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, स्वतंत्रता है उनको, प्रेस की स्वतंत्रता है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत कई अवसर भी आते हैं। कौन कौन से भैया? जैसे कि मत देना ये अवसर आता है जनता के पास कि भाई आपको वोट देना है। इसके अलावा निर्वाचन में उम्मीदवार होना, ये भी एक अवसर होता है। तीसरी बात, सार्वजनिक सरकारी और राजनीतिक पद पर प्राप्त करना, मतलब कि जब आप मत देंगे किसी को, उम्मीदवार एक प्रकार से उसके होंगे। ठीक है। किसी मतलब कोई उम्मीदवार होगा, उसको आप वोट देंगे तो वो जीतेगा, वो सार्वजनिक पद पर, सरकारी पद पर, राजनीतिक पद पर प्राप्त करेगा जब आप वोट देंगे उसको। इसके अलावा सरकार की गलत कार्यों की आलोचना भी एक प्रकार से आप कर सकते हैं।
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जनता है, जनता ही एक प्रकार सर्वोपरि है, जनता ही प्रधान है, जनता ही शासन की बागडोर अपने हाथों में लेती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, ठीक है। अब जो कुछ हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग लगा लेते हैं कि भाई कुछ जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि और भी मॉडल पेपर्स मैं दूंगा, लेकिन फिर भी जब आप समझ ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस दौरान कि बाद में फिर कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब आपसे दीर्घ उत्तरीय में क्या प्रश्न पूछेगा कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयामों तथा मतलब कि लोकतंत्र के आयाम यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम पर चर्चा करें, विवरण प्रस्तुत करें। ये प्रश्न आपका पूछेगा। या आपसे पूछ सकता है लोकतंत्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। या प्रश्न पूछेगा कि लोकतंत्र के आयाम अर्थात आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई। कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है कब से, बताएं। तो भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का जो शुभारंभ माना जाता है महोदय, वो कब से माना जाता है? वो माना जाता है 26 जनवरी 1950 से। ये वह डेट है जो है बच्चों, जिस डेट को क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। वैसे 24 नवंबर को ही संविधान बनकर के तैयार हो गया था, कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, लेकिन 26 जनवरी की डेट चूँकि इतिहास की एक डेट थी, उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, इसीलिए उसी डेट को 26 जनवरी को भारतीय संविधान जानबूझ करके लागू किया गया ताकि 26 जनवरी की डेट को याद रखा जा सके। तो 26 जनवरी 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है। 15 मार्च ये उतना डेट नहीं, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और इसलिए भारत एक गणराज्य और एक लोकतांत्रिक देश हमारे समक्ष आता है, पूरी दुनिया के समक्ष नजर आता है, ठीक है। ये चीज़ें तो पहले करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं? देखिए, जब भारत एक प्रकार से आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त तक, तो एक प्रकार से भारत में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थीं? तो रियासतें थीं वो 136 रियासतें। 136 रियासतें जब भारत देश आज़ाद हुआ ही था वो भारत में संकलित थीं। 565 छोटी बड़ी रियासतें कुल मिलाकर के थीं जब भारत आज़ाद हुआ था। उस दौरान 136 रियासतें जो थी भारत के संपर्क में थी, बाकी को जो बच रही थी उन सभी को एक प्रकार से एक व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल की अगर बात की तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन्होंने एक प्रकार से अपने बलबूते पर अपने एक प्रकार से बुद्धि, अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क या अपने चाणक्य की जो बुद्धि उपाय थे, एक प्रकार से उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटी बड़ी रियासतों को एक प्रकार से अपने अंडर में ले लिया, जिसमें 3 रियासतें जो थी बाद में शामिल नहीं हो रही थी। पहली थी आपकी जूनागढ़ की रियासत, ठीक है, जूनागढ़। दूसरी थी आपकी हैदराबाद रियासत, ठीक है, हैदराबाद। और तीसरी थी आपकी एक प्रकार से हरी सिंह, मतलब हरी सिंह वाला मतलब कि कश्मीर वाला, ठीक, जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर वाला मामला, जम्मू कश्मीर दोनों, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ और हैदराबाद में एक प्रकार से जो थे वो शासक थे मुस्लिम, तो ये लोग एक प्रकार से मिलना चाहते थे किसमें, मतलब पाकिस्तान की ओर मिलना चाहते थे। और जो जम्मू कश्मीर था, यहाँ पर मतलब यहाँ के शासक जो थे मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो अधिकांश जनता जो एक प्रकार से जो थी वो हिंदू थी, और जनता चाहती थी कि मैं भारत में ही रहूँ। लेकिन एक प्रकार शासक जो थे, चूँकि निजाम थे, तो वो सब एक प्रकार से वहाँ पाकिस्तान की ओर मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दोनों को मना लिया, लेकिन एक प्रकार से मतलब इन सभी को एक प्रकार से अपने हिसाब से किसी साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करके इन सभी को मिलाया। जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, राजा हरि सिंह वहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उनको एक प्रकार से उनको भी मिला लिया गया। चूँकि कई इसको लेकर के युद्ध भी हुआ, उसको बताएंगे तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगी, यहाँ पर उसको समझने का प्रयास हम नहीं करेंगे। तो ये 3 रियासतें बाद में मिली, इनको भी जोड़ लिया गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? 370, बिल्कुल। अनुच्छेद 370 जो है इसी को तो हटाया गया है, तो अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया है। भारतीय संविधान मतलब जम्मू और कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश अब बन गए हैं 2 ठू, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। बाकी चूँकि इस जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान मिले थे, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था और एक प्रकार से अलग जो है अलग उनका झंडा होता था, हर चीज़ें अलग होती थी उनकी। लेकिन अब जो है कुछ भी अलग नहीं है, सब अपने देश के ही हैं, ठीक है। वहाँ पर पहले आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पर आप बस नहीं सकते थे जा कर के, क्लियर।
अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के द्वारा कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो अधिनियम अभी आया था, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस अधिनियम को। जम्मू कश्मीर अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चीज़ें हुई हैं। इसका चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन से पेप्सू, ठीक है, पेप्सू एक रियासत, मतलब पेप्सू एक प्रकार से क्या है, एक ऑपरेशन था। तो पेप्सू मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को, या राजस्थान, कोचीन और टावनकोर को, या पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ को एक प्रकार से शामिल रियासतें थीं। पेप्सू में कौन सी रियासतें शामिल थी भैया? पेप्सू में पटियाला पूर्वी पंजाब राज्य संघ जो था पेप्सू में आता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सू एक रियासत थी, इसमें ये चीज़ें शामिल थीं। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे, 1987 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बनने वाला प्रांत कौन था? पता है 1987 में भारत का 25वां राज्य जो था वो एक प्रकार से बनने वाला कौन था? 25वां राज्य कौन सा बना था भैया? वो था गोवा। गोवा भारत का एक प्रकार से 1987 में 25वां राज्य बना था। सातवां क्वेश्चन से, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन, मतलब एक बैठक के लिए केवल इनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि एक प्रकार से वरिष्ठ थे, सभी ये वृद्ध थे, इसीलिए इनको चुना गया था। बाकी 2 दिन के बाद में इसके एक प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान, मतलब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो एक प्रकार से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले पहले राष्ट्रपति भी एक प्रकार से राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, 1 दिन के लिए। बाकी उसके अंदर दूसरी जब बैठक होती 2 दिन बाद में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का संविधान लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों संकलित हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार और ये दोनों संकलित हैं, यानी कि ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, चूँकि ये सब शामिल हैं। पूछा गया शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन से, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया भैया? फटाफट से आप बताएंगे। योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था, ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो ये शुरू की गई थी भैया 1951 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 साल की एक योजना होती थी, 5 साल की योजना होती थी। उसी योजना में एक प्रकार से देश की विकास को लेकर के एक प्रकार से ध्यान दिया जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी भैया? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को की गई थी 2015 में, ठीक है, 2015 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर इसका 12वें का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। 2015 को मोदी जी के जब सरकार बनी थी उसके बाद में नीति आयोग, चूँकि योजना आयोग जो था इसी का नाम बदल करके योजना आयोग जो पहले होता था, योजना आयोग जो था पहले कांग्रेस की सरकार में पहले से बनता आ रहा था, ये योजना आयोग एक प्रकार से जो था वही योजना आयोग जो था भाई, वही योजना आयोग जो है वो एक प्रकार से बाद में आकर के 2015 में इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं भाई? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो एक प्रकार से कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। यानी योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब वही योजना आयोग नीति आयोग के रूप में एक प्रकार से परिणत हो गया है, बन गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का जो एक प्रकार से गठन किया गया हो, कब किया गया है? उसका गठन किया गया भैया 1953 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था भैया? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, बथरी गांव से, ठीक है, बथरी गांव था, वहीं पर पहले चुनाव हुआ था। बगथरी गांव, ठीक है, बगथरी गांव, क्लियर, नागौर जिला राजस्थान का बगथरी गांव, वहीं पर एक प्रकार सबसे पहले चुनाव हुआ था। 15वां क्वेश्चन से, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई?
तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो संवैधानिक स्थिति प्राप्त की गई थी, मतलब प्रदान 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति इस समय मिली थी। और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसमें एक प्रकार से ये पंचायती राज व्यवस्था में खास करके एक नगरी था। 73वां संविधान संशोधन राज्य मतलब कि गाँव से संबंधित था, ठीक है, ग्राम पंचायत से। और 74वां संविधान संशोधन जो था ये नगर पंचायत से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। 16वां क्वेश्चन से विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की स्थापना हुई थी भैया कब, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यूजीसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 समझ लिया। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने संस्कृत वाला सिलेबस नहीं देखा है, संस्कृत का एक प्रकार से आपने सिलेबस नहीं देखा है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा संस्कृत का, जिसमें संस्कृत नाटक और व्याकरण पढ़ना है। इसके भी चैप्टर जो वीडियोस होंगे वो मैं जल्दी दूंगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले जो कारक हैं उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो स्वतंत्रता के बाद में राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो जिन्होंने एक प्रकार से उसको आकार दिया है। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारकों में जैसे कि संविधान की प्रस्तावना, एकीकरण की समस्या, ये सब जो हैं इनके बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 भी जल्द ही आपके समक्ष आएगा, जिसमें हम विस्तार से चीज़ों को जानेंगे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में अर्धसंघवाद और गठबंधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ सभी दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हिंदी का कोर्स अगर लेना है तो आप ले सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। धन्यवाद।